हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं सामाजिक विज्ञान और वार्षिक परीक्षाओं के कारण इसका हम कर रहे हैं रिवीजन के सेशन में हमने अभी तक 2 फेज़ में 14 अध्याय समाप्त कर चुके हैं। आज हमारा तीसरा फेज़ का रिवीजन स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम अगले छोटे छोटे अध्यायों की तैयारी करेंगे, जहां से 1 और 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं सर्वाधिक होती हैं। इसी कड़ी में पहला अध्याय आज का हमारा है कृषि संसाधन। चलिए देखते हैं कि कृषि के अंतर्गत कृषि संसाधन किसे कहते हैं। भूमि संसाधनों का उपयोग करके फसलों का उत्पादन करना कृषि कहलाता है। भारत देश जो है वह कृषि की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण देश है। अपन देखते हैं कृषि कैसे शुरू हुई। जब मानव शिकार पर निर्भर था, वह जंगल जंगल भटका करता था, उसके पास में इस समय तक कृषि की कोई स्थिति नहीं है। इसके बाद में मानव के जीवन में स्थायित्व ही तभी आया जब उसने कृषि को संसाधन के रूप में अपनाया। इसके लिए वह क्या करता था, उस दौर में कृषि जो है केवल फसलों के उत्पादन के लिए होती थी, इसके अलावा कुछ नहीं। जो उगाया वह खा लिया। धीरे धीरे करके कृषि शब्द का अर्थ जो है वह व्यापक होता गया और उसके अंतर्गत वन, मछली पालन, पशुपालन, दुग्ध पालन इत्यादि सम्मिलित होता गया। और वर्तमान में तो कृषि का स्वरूप इतना व्यापक हो चुका है कि अब जो हमारे खेत हैं वे केवल और केवल पेट भरने के लिए नहीं, पेटी भरने के लिए भी उत्पादन कर रहे हैं। अर्थात हमारे खेत जो है वह उद्योगों के लिए कच्चा माल उगा रहे हैं। जैसे कपड़ा बनाने के लिए कपास उगाया जा रहा है। तो आज हम रिवीजन सेशन में फिर से एक बार देखने जा रहे हैं कि कृषि संसाधन कितने प्रकार का है। यहाँ पर पहला प्रकार हमको दिखता है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, दूसरा हमको दिखता है गहन जीविका निर्वाह और तीसरा वाणिज्यिक कृषि। चलिए अपन इनको एक एक करके समझते हैं। उसके पहले आपको बता दूं कि समय के साथ भौतिक पर्यावरण, प्रौद्योगिकी तथा सामाजिक और सांस्कृतिक बदलावों के अनुसार खेती में बदलाव हमको दिखाई पड़ते हैं। ये शब्द आपको थोड़े से अटपटे से और अजीब अजीब से लग रहे होंगे। तो भौतिक पर्यावरण से सीधा सीधा तात्पर्य है किसी क्षेत्र की भूगोल कैसी है। प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है कि हम कैसे लकड़ी से लेकर के आज ट्रैक्टर तक पहुंच चुके हैं। सामाजिक मतलब हमारा खान पीन, सांस्कृतिक बदलाव यानी हमारा वही रहन सहन, ये सारी चीज़ें कैसी हैं, उस आधार पर हम फसलों को उगाते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं प्रारंभिक जीविका निर्वाह। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पर प्रारंभिक का मतलब होता है शुरुआती, और जीविका मतलब जीवन को जीने के लिए, और निर्वाह मतलब निभाना। यानी ऐसी कृषि जो प्रारंभिक रूप से केवल हमारे जीवन को चलाने के लिए यानी हमारी जिंदगी को बनाए रखने के लिए की जाती थी। यह कृषि पूरी तरह से प्रकृति पर आधारित थी। इसके लिए हमें कहीं से कोई अतिरिक्त सामग्री जुटाने की आवश्यकता नहीं होती थी। इस कृषि को हम आदिम कृषि भी बोलते हैं। इसको हम कर्तन दहन या श्लेष बर्न कृषि भी बोलते हैं। हाँ, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आता है कर्तन दहन प्रणाली क्या है। तो कर्तन का मतलब होता है काटना, दहन का मतलब होता है जलाना। उसी को अंग्रेजी में बोलते हैं स्लैश एंड बर्न। स्लैश यानी काटना, बर्न यानी जलाना। मतलब अगर कोई पेड़ है तो उसको हमने यहाँ से काट दिया, और काटने के बाद में इसमें हमने क्या कर दिया, आग लगा दी, और आग लगा दी तो यहाँ पर बन गई राख। अब इस राख के ऊपर हमने बो दिए बीज। अब बीज बो दिए तो ये उगाएंगे, और ये उगाएंगे तो हमारी फसल उग गई, और अब बाद में हम इसे काट कर खा लेंगे। ये शुरुआती दौर की कृषि है, जब हम भटकते हुए आदि मानव से बस्तियों में रहने वाले मानव बनने लगे थे, तब की बात है। इस कृषि में सामूहिक श्रम किया जाता था। सामूहिक श्रम मतलब एक पूरा परिवार जो है उसमें काम कर रहा है। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती थी कि तब ना तो सिंचाई की जानकारी थी, न मिट्टी के बारे में कोई जानकारी थी। तो यह पूरी तरह से मानसून के ऊपर निर्भर होता था कि हमने जंगल काटे, वहाँ पे राख बन गई, मानसून की बारिश आई, राख ठंडी पड़ गई, उसमें बीज डाल दिए और बीज उग आए, वह फसल हमने काट ली और खा ली। तो इस तरह से वह केवल उगाओ और खाओ पद्धति की खेती भी हम इसे कह सकते हैं। इसका परिणाम यह होता था कि इसकी वजह से मृदा अपक्षय होता था, यानी मिट्टी की उर्वरा शक्ति में लगातार कमी आती थी। परीक्षा में यह पूछा जा सकता है कि प्रारंभिक जीविका निर्वाह की प्रमुख फसलें क्या थी। तो ये मोटे अनाज हैं। भारत में ज्वार, बाजरा, रागी,
मक्का, ये इसकी मुख्य फसलें होती थी। यहाँ पर एक प्रश्न आपका ये बन सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न लग रहा है मुझे इस वर्ष की दृष्टि से, कि डाव किसे कहते हैं, डाव का प्रयोग किस प्रकार की खेती में किया जाता था। डाव एक तरह का, आप लोग बर्फी बनाने वाला खोंचा देखते हैं ना, लगभग उस तरह का होता है ये, जो कि आदिम कृषि में प्रयोग किया जाता था। तो इस तरह से हमने देख लिया प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। चलिए इसको देखते हैं अलग अलग जगहों पर किस नाम से पुकारते थे। तो भारत के मानचित्र में आप देख पा रहे हैं कि इसे असम में झूम बोल रहे हैं, मणिपुर में पामलू बोल रहे हैं, पश्चिम बंगाल और बिहार झारखंड वाले क्षेत्र में अपन इसको बोल रहे हैं कुरबा, उड़ीसा में पामाडाबी, कोमान, बरिंगा, आंध्र प्रदेश में पोडू या पेंडा, पश्चिमी घाट तरफ इसको कुमारी बोल रहे हैं, अंडमान निकोबार में इसे दीपा बोल रहे हैं। इसके अलावा हम इसे देखते हैं मध्य प्रदेश में इसे बेवर या दहिया कहा जाता है। और हम आगे देखते हैं इसको कि मध्य प्रदेश के पश्चिमोत्तर भाग यानी मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात वाले क्षेत्र में हम इसको वॉलरिया वाटरे कहते हैं। तो ये तो हमने देख लिया। भारत में खिल की अगर बात करें तो पहाड़ी क्षेत्रों में इसे खिल कहा जाता है। तो इस मानचित्र को आप अच्छी तरह से देख लीजिए, उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि किसको क्या कहते हैं। वैसे आप रटेंगे तो शायद ना रट पाएँ, लेकिन आप मानचित्र को देखकर समझ सकते हैं कि किस क्षेत्र में क्या कहते हैं। हमने मानचित्र में उसी क्षेत्र में उस खेती का नाम वहाँ पर अंकित किया हुआ है। चलिए इसे देखते हैं कि स्थानांतरी कृषि को अन्य किस नाम से पुकारते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, यह जो प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि है, इसी को स्थानांतरी कृषि कहते हैं, इसी को झूम खेती कहते हैं, और इसी को विभिन्न देशों में अलग अलग नामों से, जैसे मिल्पा, कोनकू, रोका, मसोले, लदांग और रे नाम से पुकारा जाता है। ज़्यादातर मिल्पा के आने की संभावनाएं हमको लगती है 1 नंबर के सवाल में। चूँकि यह पाठ ही ऐसा है, 3 अंक का कुल अध्याय है, तो इसमें एक प्रश्न तो 1 अंक का आना ही आना है और एक प्रश्न 2 अंक का आएगा। इस खेती को क्या है, पर्यावरण के प्रतिकूल माना जाता है। प्रश्न यह भी बन सकता है कि स्थानांतरी कृषि पर्यावरण को लाभ पहुंचाती है या हानि। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, यह कृषि पर्यावरण को हानि पहुंचाती है। एक बात और, सत्य असत्य में भी आ सकता है प्रश्न कि स्थानांतरी कृषि या झूम खेती या प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि पर्यावरण अनुकूल है, सत्य बताओ या असत्य बताओ। तो इस तरह से आपको तैयारी करना पड़ेगी। दूसरे प्रकार की खेती होती है गहन जीविका कृषि। गहन जीविका यानी जिसमें बहुत ज़्यादा गहन श्रम की आवश्यकता हो और वह केवल पेट भरने का काम करती हो। जैसे इसे अन्य नाम की बात अगर हम करते हैं तब इसके अन्य नाम सामने आते हैं, श्रम गहन खेती। अब इस खेती में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस क्षेत्र में यह खेती होती है वहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक हमको दिखाई पड़ती है। इस खेती को करने के लिए अधिक रासायनिक उर्वरक और अत्यधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ यह वातावरण की बात करें तो यह नदियों के अपवाह क्षेत्र में अधिक होती है, और भारत में नदियों का अपवाह क्षेत्र मैदानी भाग में हमको ज़्यादा दिखाई देता है। इस तरह से अगर अपन भारत का नक्शा देखते हैं तो ये मैदानी क्षेत्र हमको दिखाई देता है। इसी क्षेत्र में सर्वाधिक गहन जीविका कृषि होती है। वर्तमान में क्या हुआ कि भू स्वामित्व की विरासत, यानी जैसे एक पिता है उसके 4 बेटे हैं, तो अब ये ज़मीन जो है 4 हिस्सों में बंट गई है, और ये 4 हिस्सों में ये हुआ है कि एक पुत्र को मान लो यहाँ ज़मीन हिस्से में आई, एक पुत्र को ज़मीन यहाँ पर हिस्से में आई, एक पुत्र को यहाँ आई, तो अलग अलग जगहों पर ये आई, तो जोतें बट गई, जोतें छोटी हो गई। तो इसके लिए सरकार ने एक अभियान चलाया जिसको बोला गया चकबंदी। चकबंदी में क्या होता है कि ये अलग अलग खसरे में जो खेत होते हैं उनको इकट्ठा कर दिया जाता है, और इसमें ये देखा जाता है कि खेत कितना उपजाऊ या कम उपजाऊ है। उस तरह से, यानी साधारण भाषा में आप ये याद रखिए कि अगर अलग अलग जगहों पर खेत हैं तो यह खेत इसके पड़ोसी को दे दिया जाएगा और यहाँ के पड़ोसी का खेत आपको दे दिया जाएगा, और इस तरह से एक ही गाँव में आपके खेत जो अलग अलग क्षेत्र में पड़ रहे थे उनको इकट्ठा कर दिया जाएगा। यह कहलाती है चकबंदी। चकबंदी करना क्यों जरूरी हो गया था? क्योंकि जब जोत छोटी हो जाए यानी खेत छोटी हो जाएगी तो फसलें कम उगेंगी, फसलें कम उगेंगी तो पैदावार कम होगी, और इसकी वजह से केवल पेट पालने भर की स्थिति रह जाती है। किसान वहाँ पर फिर ज़्यादा कुछ कर नहीं पाता है। यहाँ पर हम देखते हैं इसकी मुख्य फसल के रूप में आती है निकलकर चावल। हालांकि गेहूँ इत्यादि भी, गेहूँ, चना, दालें वगैरह जो हैं वे भी इसकी मुख्य फसलों के अंतर्गत आप लिख सकते हैं। परीक्षा में यह भी पूछा जा सकता है कि गहन जीविका कृषि की मुख्य फसलें क्या हैं। तो चावल तो है ही है, गेहूँ भी लिख दो आप, चना भी लिख दो आप, इस तरह से आप इनको लिख सकते हैं। इसके क्षेत्रों की बात करें अपन तो यह मैदानी और पठारी क्षेत्रों में उपयुक्त होती है। आपकी किताब में एक प्रश्न पूछा गया है
कि मैदानी क्षेत्र में तो होती है, जैसा कि मैंने बताया ये पूरा जो मैदानी क्षेत्र है यहाँ पर गहन जीविका कृषि होती है। लेकिन इसके अलावा कुछ राज्य ऐसे हैं जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इधर तमिलनाडु, केरल और आंध्र का तटीय कोरोमंडल तट वाला प्रदेश भी गहन जीविका कृषि के लिए प्रसिद्ध है, गहन जीविका कृषि के लिए जाना जाता है। इसके बाद हम देखते हैं वाणिज्यिक कृषि। अब यहाँ आप देखिए, सबसे पहले हम केवल पेट भरने के लिए यानी शुरुआत में खेती कर रहे हैं। इसके बाद हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पर क्या हो रहा है, व्यक्ति अपना अपना पेट भर रहा है, थोड़ा थोड़ा शिकार पर भी निर्भर है हम प्रारंभिक जीविका के समय। गहन जीविका कृषि में सिर्फ और सिर्फ परिवार पालने की बात हो रही है, इसमें भी अधिक श्रम की आवश्यकता पड़ती है। अब हमारे पास में कुछ फसलें जब एक्स्ट्रा बचने लगी तब हम बेचने लगे, और उद्योगों के लिए भी कच्चे माल की ज़रूरत पड़ रही है, जैसे कपास की ज़रूरत पड़ रही है, गन्ने की ज़रूरत पड़ रही है, नील की ज़रूरत पड़ रही है। तब अब कुछ खेती ऐसी की जाना है जिससे वाणिज्यिक खेती कहा जाएगा, यानी उसको उद्योगों के लिए किया जाएगा। वाणिज्यिक कृषि में क्या होता है, सामान्य तौर पर हम प्लांटेशन का काम करते हैं, यानी रोपण कृषि कहते हैं उसको। रोपण कृषि जो है यहाँ पर अपन देखते हैं, ये है उद्योग और ये है रोपण कृषि। अब नीचे आ गया कृषि। इस तरह से हम देखते हैं कि कृषि और उद्योग के बीच में इंटरफेस यानी अंतरापृष्ठ का काम कर रहा है, यानी एक सहायक के रूप में रोपण कृषि अपनी भूमिका निभा रही है। कृषि से कच्चा माल बनाया और उद्योगों में बेच दिया या उद्योगों को भेज दिया। तो इस तरह से रोपण कृषि जो है उद्योगों के लिए कच्चा माल बनाने का काम करती है। इसमें बहुत अधिक निवेश की ज़रूरत पड़ती है। इसके बारे में अगर अपन देखते हैं तो असम, उत्तरी बंगाल और कर्नाटक में रोपण कृषि पाई जाती है, जिसे हम वाणिज्यिक कृषि भी कहते हैं। इसकी मुख्य फसल है कपास, चाय, जूट, कॉफ़ी, रबड़ इत्यादि। इस प्रकार हमने देखा कि वाणिज्यिक कृषि से तात्पर्य सीधा सीधा यह है कि वह खेती जो उद्योगों के लिए की जाए, वह खेती जिसका कच्चा माल पूरी तरह से उद्योगों के लिए उपयोग में लाया जाए, उसी को हम बोलते हैं वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि के संदर्भ में एक बात आप महत्वपूर्ण रूप से याद रखिएगा कि कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो किसी राज्य में वाणिज्यिक होंगी और किसी राज्य में जीविका होंगी। जैसे चावल की फसल। चावल की फसल ऐसी फसल है जो कि पंजाब, हरियाणा क्षेत्रों में वाणिज्यिक फसल है, जबकि उड़ीसा में अगर आप जाएंगे तो यह जीविका फसल के अंतर्गत आ जाती है। इस तरह से हमने कृषि संसाधन के तीनों फॉर्मेट, तीनों प्रकार, प्रारंभिक जीविका निर्वाह, गहन जीविका निर्वाह और वाणिज्यिक कृषि को देखा। वाणिज्यिक कृषि के साथ में हमने रोपण कृषि को जुड़ा हुआ देखा। केला भी रोपण कृषि के अंतर्गत आता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम देखते हैं कृषि संसाधन के प्रारूप। कृषि संसाधन के प्रारूप को दो भागों में विभाजित किया जाता है, एक तो मौसम के अनुसार और दूसरा अध्ययन की दृष्टि के अनुसार। मौसम के अनुसार रबी, खरीफ और जायद तीन भागों में बांटा जाता है। इसी को बोलते हैं शस्य प्रारूप। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि शस्य प्रारूप किसे कहते हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा जब कृषि संसाधन को मौसम के अनुसार तीन भागों में वर्गीकृत किया जाए, रबी, खरीफ और जायद, तब उसे हम कहते हैं शस्य प्रारूप। इसके बाद देखते हैं अध्ययन की दृष्टि से वे भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है खाद्यान्न और एक होता है नगद एवं व्यापारिक। खाद्यान्न फसलें जिनका उपयोग भोजन इत्यादि के लिए होता हो, खाने के लिए होता हो, और नगद एवं व्यापारिक यानी जिसका उपयोग सीधे सीधे उद्योगों के लिए होता हो। अब यहाँ पर अपन इसको देखते हैं रबी, खरीफ और जायद को। तो यहाँ पर आपसे रबी का या खरीफ के बारे में या जायद के बारे में टिप्पणी लिखने को आ सकता है। 2 नंबर का प्रश्न आ सकता है, रबी की फसलों के 4 नाम बताइए। यह पूछा जा सकता है रबी की फसलें कब बोई और कब काटी जाती हैं। तो इसके लिए आप सीधा साधा एक फार्मूला याद रख लो। मैं तो जब 10वीं क्लास में था तो ऐसे ही पढ़ता था, हमारे सूरज का एक और पर्यायवाची होता है रवि, यानी बारिश के दिनों में हमको रवि दिखाई नहीं देता बादलों के कारण, और जब बारिश ख़त्म हो जाती है तब रवि यानी ठंड के दिनों में रवि यानी सूरज निकल आता है, और ठंड शुरू होती है अक्टूबर नवंबर में, यानी जब रवि महाराज सूर्य निकल आए तब रबी की फसल आ गई, और इसको काटा जाता है जनवरी फरवरी में। यानी आपकी जो परीक्षा हो रही है, जिस तरह से आप साल भर आपने जो पढ़ा है उसको अब आप काटेंगे आपकी फसल को, ठीक उसी तरह से रबी की फसल काटी जाएगी। यानी आपके एग्ज़ाम के साथ में ही रबी की फसल काटी जाती है। इसके काफ़ी लोग उदाहरण भी देते हैं कि रबी शब्द 2 अक्षरों से बना है, तो 2 अक्षरों वाली फसलें हो गई।
आलू, राई, चना, गेहूं, इस तरह से। हालांकि 3 अक्षरों वाली फसलें भी इसमें दी हुई होती हैं, लेकिन याद करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन वो फार्मूला मुझे उतना नहीं जमा, इसलिए अपन सीधे सीधे याद रख लो कि गेहूं, चना, मटर, मसूर, जौ, राई इत्यादि इसकी फसलें हैं जो मार्च के महीने में या होली के महीने में या आपके एग्ज़ाम के समय में काटी जाती हैं और ठंड की शुरुआत में बोई जाती हैं। इन फसलों के लिए सबसे महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यह पश्चिमी विक्षोभ वाली शीतोष्ण वर्षा से पोषित होती हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभ की वर्षा होती क्या है, तो आपने कक्षा 9 में जलवायु वाले अध्याय में इसको बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि यहाँ भारत का ये पश्चिमोत्तर क्षेत्र है, जिसके इधर जाते हैं अपन तो हमको यहाँ पर भूमध्य सागर दिखाई देता है। तो भूमध्य सागर से एक शीतोष्ण चक्रवात उठता है, जिसके कारण बादल बनकर आते हैं भारत की तरफ और उससे बारिश होती है। इसको इतने ही संक्षिप्त में मैं अभी बता पाऊंगा। यदि आपको इसको विस्तार से समझना हो तो कक्षा 9 के भूगोल के वीडियोज़ आपको देखना पड़ेंगे ई क्लासेस बाय मनीष सर में। लेकिन यहाँ पर परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण बात सिर्फ ये याद रखने लायक है कि शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा किस समय होती है, तो वह आ जाएगी आपको अक्टूबर से जनवरी के बीच में या फरवरी के बीच में। इसकी प्रमुख फसल कौन सी होती हैं? रबी की फसलें होती हैं। इसके अलावा हरित क्रांति यह भी एक महत्वपूर्ण सवाल हो सकता है कि हरित क्रांति से सबसे अधिक प्रभावित फसलें कौन सी थी, तो गेहूं हुई थी, ये तो हमको मालूम है, और गेहूं काहे की फसल है? रबी की। मतलब हरित क्रांति की फसलें भी रबी की फसलें कहलाती हैं। तो इस तरह से आपको रबी के बारे में टिप्पणी लिखने को आएगा तो आप लिख सकते हैं। इसके बाद बात आती है खरीफ की फसलों की। खरीफ का मतलब होता है, सामान्य तौर पर यह जो है अरबी भाषा का शब्द है, जिसमें खरीफ का मतलब होता है पतझड़। खरीफ की फसलें जो है वर्षा काल में शुरुआत में बोई जाती हैं और वर्षा समाप्त होने के साथ में जब ठंड शुरू होती है तब इसे काट ली जाती हैं। इसकी मुख्य फसलें कपास, ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, हम भूल जाते हैं। बाकी हमको ये याद रहता है कि मक्का है, धान है, बाजरा है, गन्ना है, तिलहन फसलें याद हो जाती है, लेकिन कपास को हम भूल जाते हैं कि ये खरीफ की फसल है। याद रखिएगा, कपास एक खरीफ की फसल के अंतर्गत आता है। इसके अलावा मोटे अनाज भी खरीफ की फसल में शामिल होते हैं। जायद की बात करें तो जायद जो है यह गर्मी की फसलें होती हैं, जैसे मौसमी सब्जियां, तरबूज, ककड़ी, खीरा इत्यादि। इस तरह से हमने सस्य प्रारूप को बहुत अच्छे से देख लिया और समझ लिया। चलिए आगे देखते हैं अब अपन अध्ययन की दृष्टि से क्या है। अध्ययन की दृष्टि से आपके लिए बहुत बड़ा चार्ट बना हुआ है। हमारे कोर्स में बहुत सारी फसलें दी हुई हैं। चावल दिया है, गेहूं दिया है, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, दालें, गन्ना, तिलहन, चाय, कॉफ़ी और बागवानी फसलें, जिसमें रबर और रेशेदार फसलें आती हैं। इसमें आपके एग्ज़ाम में मुख्य रूप से आता है चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा के बारे में आप बताइए किस तरह की जलवायु में उगाई जाती है। तो ये जो खाद्यान्न फसलें हैं या व्यापारिक और नकदी फसलें हैं इन्हीं के अंतर्गत, तो उसमें आपको ये याद रखना होगा, यदि चावल खरीफ की फसल है तो इसका मतलब इसके लिए टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए और वर्षा यानी आर्द्रता भी ज़्यादा चाहिए। याद रखिएगा, वर्षा ऋतु जो है वह गर्मी की समाप्ति के साथ आती है और जैसे ही बारिश आती है तो हमको बहुत उमस महसूस होती है, यानी अभी हमें ठंडक नहीं आई है, मतलब अभी टेम्परेचर ज़्यादा है। तो इसका मतलब आप याद रखिए कि चावल के लिए अधिक तापमान भी चाहिए, लगभग 25 डिग्री से ऊपर, और अधिक वर्षा भी चाहिए। गेहूं चूंकि रबी की फसल है इसलिए इसमें आप याद रखिए कि अब मौसम ठंडा हो गया है, यानी रबी की फसलों के लिए 25 डिग्री से कम टेम्परेचर चाहिए और बारिश भी 100 सेंटीमीटर से कम, यानी 75 सेंटीमीटर के आसपास हमको इसमें बारिश चाहिए, 50 से 75 के बीच में। ज्वार खरीफ में आ रहा है, यानी अधिक तापमान और अधिक वर्षा। बाजरा अधिक तापमान, अधिक वर्षा। रागी अधिक तापमान, अधिक वर्षा। तो इस फार्मूले को अगर आपने याद रख लिया तो आपको बहुत अच्छे से प्रश्नों के उत्तर लिखने में आसानी हो जाएगी कि किस फसल के लिए किस तरह का तापमान या मौसम चाहिए है। अब यहाँ पर चावल के लिए हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है औस, अमन और बोरो। परीक्षा में पूछा जा सकता है सवाल आपसे कि औस, अमन और बोरो क्या है, तो आपको लिखना पड़ेगा कि असम में उगाई जाने वाली धान की एक किस्म को औस, अमन और बोरो कहते हैं। इधर अपन मक्का पर जब आते हैं तो मक्का जो है खाद्यान्न और चारा दोनों तरह की फसलें हैं, इस बात को याद रखिएगा, और बिहार में इसे रबी की फसल के रूप में बोया जाता है। दालों की हम बात करेंगे तो दालें जो है पूरी तरीके से भारत में सर्वाधिक उगाई जाती हैं और भारत में ही सबसे ज़्यादा खाई जाती हैं। नाइट्रोजनी फसलें होती हैं ये, इस बात को अपन देख लेंगे।
इसके बाद अपन आते हैं कॉफ़ी पर। कॉफ़ी की एक किस्म आती है अरेबिका, यह सबसे ज़्यादा फेमस है, जो कि बाबा बुदन की पहाड़ी में पाई जाती है। बड़ा अच्छा नाम है, इसको याद रख सकते हैं, बाबा बुदन की पहाड़ी। और यह जो अरेबिका किस्म है ये यमन से भारत आई थी। ये व्यापारिक फसलें कहलाती हैं। इसके बाद रबर की बात करते हैं। तो रबर के संदर्भ में आप याद रखिएगा कि रबर जो है भूमध्य रेखीय फसल है और अखाद्य फसल है। इसके बाद आते हैं रेशेदार फसलें। भारत में 4 प्रकार की रेशेदार फसलें हैं, जिनमें से 3 तो भूमि से उगाई जाती हैं और एक जो है वह कोकून से मिलती है। कोकून यानी जो कि शहतूत के पेड़ पर लगता है, उसे रेशम कहते हैं। तो रेशम का उत्पादन सेरीकल्चर कहलाता है और रेशम भी एक रेशेदार फसल होती है। इसके अलावा जूट, कपास और पटसन भी रेशेदार फसलें होती हैं। इनमें से जूट को सुनहरा रेशा कहते हैं। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए हो सकता है पूछ ले, लेकिन संभावना कम है। इस बार यह पूछा जा सकता है कि कपास का मूल स्थान कौन सा देश है, तो आप भारत लिख सकते हैं। इस तरह से महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको बता भी रहा हूं और इस चैप्टर के अंत में भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएंगे, जो परीक्षा में आ सकते हैं। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भारत में कृषि के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार कैसे किए गए हैं। भारत में शुरुआती खेती परंपरागत खेती हो रही है, जिसमें प्रौद्योगिकी और संस्थागत परिवर्तन का हमको अभाव दिखता है। यहाँ पर किसी तरह की कोई टेक्नोलॉजी का यूज़ हमको दिखाई नहीं देता है। लोग बैलों के माध्यम से खेती करते नजर आते हैं। प्रौद्योगिकी और संस्थागत परिवर्तन का जब अभाव होता है तो क्या होता है कि भूमि संसाधन का हम वर्ष दर पर लगातार उपयोग करते जाते हैं, जिसकी वजह से कृषि का विकास अवरुद्ध हो जाता है। भूमि की उर्वरा शक्ति में कमी आने लगती है और हम पूरे तरीके से मानसून और प्राकृतिक उर्वरता पर ही निर्भर हो जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि भारत की लगभग 60% जो ऐसी आबादी है जो पूरी तरीके से कृषि उपज पर निर्भर होती है। हालांकि हमारे देश में कृषि पर निर्भर आबादी जो है वह 2/3 है, लेकिन फिर भी 60 के लगभग प्रतिशत आबादी ऐसी है जो अपनी आजीविका के लिए पूरी तरह से कृषि पर निर्भर है। अतः आज़ादी के बाद भारत में बहुत ज़्यादा प्रयास किए गए। प्रयास कैसे किए गए वो यहाँ पर दिखाई देते हैं। जैसे कि मैंने आपको शुरू में चकबंदी के बारे में बताया था कि आमतौर पर किसानों की खेती करने वाली ज़मीन कई हिस्सों में अलग अलग जगह पर होती है। उसकी कुल ज़मीन के बराबर एक ही जगह खेत दे दिए जाते हैं। इसे चकबंदी कहते हैं। आज़ादी के बाद यह प्रक्रिया चलाई गई और ये जो भूमि के अलग अलग हिस्से या अलग अलग जोत बनने का प्रमुख कारण होता है पुश्तैनी भूमि का बंटवारा। और इससे फिर इस बंटवारे से होने वाली असुविधा को बचाने के लिए चकबंदी का कार्यक्रम भारत सरकार के द्वारा लाया गया था। इसके बाद पंचवर्षीय योजना जो पहली शुरू होती है उसमें भारत सरकार के द्वारा 1951 से ही भूमि सुधार कार्यक्रम लागू कर दिए गए, जिससे किसानों को लाभ हो। भूमि सुधार हो, इसमें सबसे पहली बात कही गई जमींदारी प्रथा को बंद करना। जमींदारी प्रथा को बंद किया गया। इसके बाद हम देखते हैं सहकारिता। साथ ही खेती में सहकारिता के प्रयोग किए गए ताकि एक गांव के लोग आपस में मिलजुल कर सहकारी बैंक, सहकारी समिति बना सकें और उसका लाभ खेती में ले सकें। हालांकि भूमि सुधार के लिए कानून तो बहुत बने, लेकिन भूमि सुधार के कार्यक्रमों में उदासीनता भी बरती गई, जिसकी वजह से 1960 और 70 के दशक में फिर कृषि में बाद में क्रांति लेके आए और वह प्रमुख क्रांतियां कहलाईं हरित क्रांति और श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति को हम ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं। एग्जाम में 1 नंबर का सवाल आता है, 1 नंबर का। श्वेत क्रांति यानी इसका संबंध है दुग्ध उत्पादन से और दुग्ध उत्पादन को ही हम ऑपरेशन फ्लड के नाम से जानते हैं। तीनों प्रश्न में से कुछ भी पूछा जा सकता है। दुग्ध क्रांति किसे कहते हैं, यानी श्वेत क्रांति को। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन को कहते हैं। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, दुग्ध उत्पादन से है। इस तरह से आप इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। लेकिन यह जो दोनों क्रांतियां हुई इसका प्रभाव सीमित प्रदेशों तक रहा, ये हमने देखा था। इसका प्रभाव हमको दिखाई देता है कहाँ पर, ये मानचित्र में देखिए आप। इसका प्रभाव हमको हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्रों पर ही ज़्यादा दिखाई पड़ता है। तब फिर क्या होता है, 1980-1990 के दशक में व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम चलाया जाता है, जिसमें संस्थागत और तकनीकी सुधारों पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। इसके अंतर्गत फसल बीमा, किसान क्रेडिट कार्ड, किसान ऋण, PIS यानी पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम, PIS का मतलब हुआ व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना। इसके अलावा फसलों का समर्थन मूल्य निर्धारित करना और मौसम की जानकारी देने के लिए
आकाशवाणी और रेडियो चैनल पर अपनी बातें रखना। इस तरह से हमने देखा कि प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार होते हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण चीज हमने देखी इस अध्याय में, भूदान और ग्रामदान। होता क्या है, आचार्य विनोबा भावे, जिनका की वास्तविक नाम विनायक नरहरि भावे था, वे महात्मा गांधी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी भी माने जाते हैं। एक बार जब वे आंध्र प्रदेश के पोचमल्ली गांव पहुंचते हैं तो वहां पर बहुत सारे किसान इकट्ठे हो जाते हैं और विनोबा भावे जी से बोलते हैं कि विनोबा जी, हम भूमिहीन ग्रामीण किसान हैं, हमको ज़िंदगी चलाने के लिए अगर कुछ ज़मीन मिल जाती तो आपकी महान कृपा होती। उसी समय वहाँ पर एक जमींदार थे श्री रामचंद्र रेड्डी जी। उनके पास जो 80 एकड़ ज़मीन थी, उस 80 एकड़ ज़मीन को उन्होंने 80 किसानों को जमीन दान में दे दी। इस तरह से 80 किसानों का भविष्य संवर गया, उनका जीवन बन गया। विनोबा भावे जी को यहीं से एक आइडिया निकल कर आया और उन्होंने भूदान आंदोलन आरंभ कर दिए। बात आती है ग्रामदान आंदोलन की, तो पुराने समय में बहुत सारे ऐसे जमींदार हुआ करते थे जो अनेक गांवों के स्वामी हुआ करते थे, मालिकाना हक गांवों का उनके पास में था, तो वह गांव जो है उन्होंने गांव वासियों को दान दे दिए और इस तरह से भूदान और ग्रामदान आंदोलन चला, जिसे ही भारत में रक्तहीन क्रांति के नाम से जाना जाता है। प्रश्न यह बहुत महत्वपूर्ण बन सकता है कि कृषि से संबंधित यह सीधा प्रश्न अगर आ सकता है कि रक्तहीन क्रांति किसे कहते हैं, तो आपके दिमाग में दो चीज़ें आएंगी। या तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, जिसमें जो ब्रिटेन की अजीब दास्तान है उसमें भी उसे भी रक्तहीन क्रांति कहा जाता है, जिस तरह से ब्रिटेन एकीकृत होता है। लेकिन हमारी किताब में रक्तहीन क्रांति के बारे में भूदान आंदोलन का उपयोग किया गया है। अगर आप उसको भी लिख के आते हैं तो उत्तर गलत नहीं होगा। रक्तहीन क्रांति ब्रिटेन में संवैधानिक व्यवस्था की स्थापना का दौर कहा जा सकता है, लेकिन भूदान आंदोलन को भी भारत में रक्तहीन क्रांति कहा जाता है। सत्य असत्य या सही जोड़ी में यह प्रश्न पूछा जा सकता है, आप इसे बेहतर तरीके से कर लीजिएगा। चलिए, इसी के साथ में हमारा कृषि अध्याय समाप्त होता है। और हाँ, इस अध्याय में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जरूर देख लें, उनकी तैयारी कर लें और किसी तरह की कोई शंका या किसी तरह की कोई कॉन्सेप्चुअल कोई दिक्कत हो तो आप अपने टीचर से भी बात करें या कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए, इसी के साथ आज के इस रिवीजन को मैं करता हूँ समाप्त। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।